अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के 18 से 25 साल के उन नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है, जिनकी ख्वाहिश है कि वो पंजाब पुलिस का हिस्सा बने या जो यूनिफॉर्म जॉब हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह वो तमाम लोग जो या वो तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां जो 18 से 25 साल के हैं और वो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस में कॉर्पोरल जो कि इक्विवेलेंट टू एएसआई होता है, उसकी 11वें स्केल की 467 सीटों का ऐलान कर दिया गया है और इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई 2024 है। इस वीडियो में हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। एक जो है वो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सीटों का हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो मेडिकल सर्टिफिकेट और सिलेबस, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि हाउस ऑफ नॉलेज ने जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस ओपन मेरिट का बैच 7 है, उसकी मुकम्मल तैयारी करवाई थी। उससे पहले भी हम पंजाब पुलिस की डिफरेंट जो जॉब्स हैं उनकी तैयारी करवाते रहे और तकरीबन हमारे इदारे से, हाउस ऑफ नॉलेज से 500 से ज्यादा पंजाब पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा के और ओपन मेरिट के वो रिकमेंड हो चुके हैं। तो लास्ट ईयर जब ये मेडिकल सर्टिफिकेट के इशू की वजह से हाउस ऑफ नॉलेज के 5 ऐसे जो स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए थे सब इंस्पेक्टर, उनकी रिकमेंडेशन तो हो गई थी लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी थी। तो इसी वजह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से जो है वो एक परफॉर्मा भी जारी किया है और बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इस बार जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से दी हैं। तो एक तो हम मेडिकल सर्टिफिकेट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सिलेबस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये वो सिलेबस है, तकरीबन पंजाब पुलिस से ये सिलेबस 80 to 90% मिलता है, यानी वही सिलेबस है जो कि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का था, सिवाय 2-3 नए टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये 467 सीट्स हैं, सारी की सारी सीटें ओपन मेरिट पे हैं। 23 जो सीट्स हैं इसमें वो माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं और ये तमाम की तमाम सीटें जो हैं वो परमानेंट हैं, रेगुलर सीटें हैं। डे 1 से ये रेगुलर सीटें होंगी आपकी। इसके लिए जो सबसे पहले ग्रेजुएशन, जो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और वो चाहे वो बीए है, बीएससी है। पहले ये होता था कि सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड होती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपकी सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आपकी बस डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। फिर यहाँ पे बच्चों का ये सवाल होता है कि अगर हम जो है वो 8 सेमेस्टर्स की हमारी डिग्री है यानी ऑनर्स है, तो अगर हमने 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई वो एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप 5वें या 6ठे या 7वें या 8वें सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, बशर्ते कि आपने डिग्री जो है वो अगर क्विट कर दी है 4 सेमेस्टर्स के बाद और आपको ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड मिल गया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं एज लिमिट पे। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है, किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो ओपन मेरिट पे जिन्होंने अप्लाई करना है या जो पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी के लिए भी एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। फिर इसी तरह फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर की तरह इसमें भी जो मेल के लिए हाइट रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 7 इंच है और जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इसमें जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जैसे जो चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट जो एक्सपेंशन है वो लेस देन 1.5 आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मिनिमम 1.5 होनी चाहिए। जैसे 33 है तो 34.5 होनी चाहिए। लास्ट टाइम यही मैं डिस्कस कर रहा था कि जिसकी वजह से रिजेक्शन हुई थी बच्चों की। फिर उसके बाद फीमेल की जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। इसी तरह फिर अगर हम विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपका जो डिस्टेंट विजन है या आई साइट है वो 6x6 होनी चाहिए इन बोथ आईज विद और विदाउट ग्लास। जो चश्मा लगाते हैं या ऐनक का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। नियर विजन आपकी नॉट लेस देन J1 होनी चाहिए।
ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस जॉब की जो सबसे अच्छी बात है वो इसका स्पेशल अलाउंस है। सीटीडी में जो ये कॉर्पोरल की 11वें स्केल की इक्विवेलेंट टू एएसआई सीट है, इसमें स्पेशल अलाउंस 54,500 है और इसकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 85,000 टू 95,000 होगी। मोर देन 90,000 इसकी सैलरी जो है वो एक्सपेक्टेड है और ये सैलरी पंजाब में 17 ग्रेड के इक्विवेलेंट है। 17 ग्रेड की सैलरी भी बिटवीन 85 टू 90 तक होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो वाज़ह तौर पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एड है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। उसी एड को सामने रखते हुए जो है वो मैं आपके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड में मेडिकल सर्टिफिकेट है और इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट तकरीबन यहाँ पे 7 पॉइंट उन्होंने दिए हैं। ये 7 पॉइंट इसी वजह से दिए हैं जो रीजन मैंने पहले आपको बताई है। सबसे पहले आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है वो कहां से बनवाना है, पहला सवाल ये होता है। तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका जिला है, वहां का जो डीएचक्यू है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहां से आपने जो है वो बनवाना है। अगर आप वहां से नहीं बनवा सकते तो फिर 2 ऑप्शन आपके पास और हैं, एक सर्विसेज हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, या पुलिस लाइन हॉस्पिटल लाहौर, लाहौर से आप जो है वो बनवा सकते हैं। तो ये 3 आपके पास सोर्सेज हैं जहां से आपने जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और जब आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो इस बात को जहन में रखना है कि आपने अप्लाई करने की आखिरी तारीख से पहले वो सर्टिफिकेट बनवाना है और उस सर्टिफिकेट पर जो हॉस्पिटल का एमएस है उसके सिग्नेचर, उसके दस्तखत और उसके साथ साथ उसकी स्टैम्प का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एमएस के सिग्नेचर या स्टैम्प या दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकेगी, इवन आप जो है वो रिकमेंड हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, उसमें यह बताया गया है कि अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट आखिरी तारीख से 3 महीने पहले, यानी लास्ट डेट इसकी 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई से 3 महीने पहले अगर आपने किसी और जॉब पे अप्लाई करना था तो उसके लिए आपने अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है या आपका पहले से 3 महीने के दौरान आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा तो वो सर्टिफिकेट भी आपका एलिजिबल होगा। आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते के उसमें वो तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सीटीडी कॉर्पोरल के एड में मौजूद हैं। यानी जो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, हाइट, चेस्ट और आपकी आई साइट, वो सारी चीजें वही हों जो इस एड में मौजूद है। अगर उस पे वही है तो फिर आप एलिजिबल है। फिर तीसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यानी कॉर्पोरल के लिए जो मांगी गई हैं वही रिक्वायरमेंट्स उस मेडिकल सर्टिफिकेट में मौजूद हो तो वो एलिजिबल होगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें किसी भी किस्म की टेम्परिंग आप जो है वो नहीं कर सकते, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। आप एक चीज आपने पहले फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट आपकी उन्होंने जो हाइट है वो 5 फीट और 6 इंच लिख दी है, तो अब आप उसको 7 जो है वो करेंगे तो उस वक्त तक वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब उस जो आपने उसकी ओवर राइटिंग की है या टेम्परिंग की है वहां पे एमएस के जो सिग्नेचर हैं या स्टैंप है वो दोबारा से मौजूद नहीं होगी। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो किसी भी किस्म की टेम्परिंग या ओवर राइटिंग की आपको इजाजत नहीं है और अगर आप करेंगे तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा बशर्ते कि उस पे एमएस के दस्तखत और स्टैंप मौजूद ना हो। अगर मौजूद होंगे तो उस सूरत में मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है वो काबिल कबूल होगा। और आखिरी तारीख के बाद अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे 12 जुलाई के बाद तो उस सूरत में भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर जो चौथा पॉइंट इसमें बताया गया है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट मुकम्मल नहीं होगा, यानी आपने मेडिकल सर्टिफिकेट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा जारी किया है, ये आपके सामने जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है और इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, कहां पे कौन सी चीज लिखनी है, ये सारी चीजें। आप कौन कौन सी चीजें इस पे आपने लिखनी है, भाई इस पे हाइट का मेंशन होना जरूरी है, इस पे विजन का आपका यानी आई साइट का, चेस्ट का और चेस्ट विद एक्सपेंशन का यानी एक्सपैंड करके, फिर उसके साथ इस पे पिक्चर आपकी लगनी है, सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी जो एमएस है हॉस्पिटल का उसके सिग्नेचर और स्टैंप का होना भी जरूरी है। फिर अगर हम उसके बाद 5वें पॉइंट की बात करें तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या जो गवर्नमेंट के तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां से बनवाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट भी काबिल कबूल नहीं होगा।
आपका सिर्फ डीएचक्यू से या सर्विस हॉस्पिटल या पुलिस लाइन हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि छाती की जब पैमाइश होती है तो उसमें लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में बहुत से जो बच्चे थे उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट, देखें मेडिकल सर्टिफिकेट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी की सारी जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो सारी की सारी इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के बुनियाद पे होनी है। इसमें रनिंग तो हो नहीं रही और आपकी मुकम्मल रिक्रूटमेंट इसी की बेस पे होनी है। चूंकि कमीशन इस बार, इससे पहले एनटीएस ने ये जो है वो इसका टेस्ट लिया था और फिर उस वक्त जो है वो रनिंग भी हुई थी, बाकी मामलात भी थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक मेडिकल की सर्टिफिकेट की बुनियाद पे आपका जो है वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होना है। तो आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो लेस देन 1.5 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो 1.5 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने जो है वो चेस्ट अपनी जो है वो आपकी नॉर्मल 34 है तो एक्सपैंड करके वो 35.5 होनी चाहिए, यानी 35.5 होनी चाहिए। 38 है आपकी तो एक्सपैंड करके वो 39.5 या 39.5 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है। 38 टू 39 अगर आप कर देंगे तो वो फिर उस सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सातवां पॉइंट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो ओपीडी स्लिप होती है, बाज़ औक़ात ओपीडी स्लिप पे भी मेडिकल आपको बना के दे दिया जाता है, वो काबिल कबूल नहीं होगा। पीपीएससी का जो परफॉर्मा पीपीएससी ने दिया है सिर्फ यही परफॉर्मा काबिल कबूल होगा और इसी पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस के हवाले से एक अलग वीडियो भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दी जाएगी। सिलेबस की जहां तक मैं बात करूं तो सिलेबस में 3 पोर्शन दिए गए हैं। अभी तक ये किसी ने भी इस चीज को गौर से नहीं देखा या डिस्कस नहीं किया। इसमें 3 पोर्शन है। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का जो सिलेबस था उसमें भी 3 पोर्शन थे। इसी तरह इसमें इंग्लिश का पोर्शन है और सेम वही चीजें जो सब इंस्पेक्टर में थी। वोकैब है 16 नंबर की, इसी तरह इडियम्स है, फिर इसी तरह आपके पास जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन है और एक नई चीज इसमें ऐड की गई है वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये एक नया इसमें टॉपिक ऐड किया गया, बाकी सारे वही हैं। कंप्यूटर का अलग से पोर्शन है, यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट रिकॉर्ड कीपिंग और ये सारी चीजें हैं। तो आप इस चीज को ज़हन में रखें कि कंप्यूटर और इंग्लिश ये वही है जो हमने इससे पहले जो मैंने बुक लिखी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के लिए, ये दोनों जो आपका सिलेबस है वो इस बुक से हर लिहाज से कवर हो सकता है, इंग्लिश भी और कंप्यूटर भी। अब ये बात भी आप यहां पे ज़हन में रखें कि जो इंग्लिश और कंप्यूटर है अब अगर इनको वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 टॉपिक्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि 30% कंप्यूटर हो, 30% जो है वो इंग्लिश हो और 40% जनरल नॉलेज और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर बात करें तो इसमें 10 सब्जेक्ट्स बार बार कहा जा रहा है, हालांकि जो सिलेबस दिया है उसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है और जियोग्राफी है। बाकी इस्लामिक स्टडीज, ईडीएस और मैथ इसमें शामिल नहीं है। 3 सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है, बाकी 7 सब्जेक्ट है और मेजर 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज, उसके साथ इंग्लिश और फिर कंप्यूटर। तो ये भी हो सकता है कि 30-40 की वेटेज हो या जो है वो 25-50 की वेटेज भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि इक्वल वेटेज होगी तीनों पोर्शन की। तो इस वजह से आपने इंग्लिश कंप्यूटर को अच्छे तरीके से करना है और फिर जनरल नॉलेज में बाकी कुछ डिपार्टमेंट के हवाले से भी चीजें हैं, नेक्टा है, एफएटीएफ है, फिर टेररिज्म के हवाले से क्वेश्चंस हैं, नेशनल एक्शन प्लान है और उसके साथ साथ फिर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और उसके फंक्शन है। तो ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह इसी सिलेबस में जनरल नॉलेज के साथ ही आपसे पूछी जाएंगी। आपका कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाउस ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत जल्द सेशन स्टार्ट करने जा रहा है, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह आजकल में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हाउस ऑफ नॉलेज से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स हमें जो है वो जानते हैं कि किस हद तक हम जो है वो मेहनत करते हैं और हमारा कंटेंट किस हद तक जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हमारे कंटेंट पर एतमाद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे भी बहुत सा डाटा इस हवाले से मौजूद है। गाइडेंस के हवाले से इंशाल्लाह लाइव आपके साथ डिस्कशन सेशन होते रहेंगे और इंशाल्लाह यूट्यूब हमारा जो चैनल है उस पर मैं बजाते खुद लाइव आकर आप लोगों की रहनुमाई करता रहूंगा। और इसके अलावा सेशन इंशाल्लाह हम जुलाई के फर्स्ट वीक में हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।